हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो उसी सीक्वेंस में आइए आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ये लॉ जॉर्ज सिमन ओम्स ने दिया और उन्होंने एक रिलेशनशिप, बेसिकली ये लॉ में क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक रिलेशनशिप बताई पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम। According to it, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. आपको मालूम है potential difference को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। Applied across its end, providing the physical conditions. कौन कौन सी physical condition? टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, जो कि अनचेंज्ड होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। जैसा कि आपने अभी देखा कि कंडक्टर हमने यहां पर लिया, आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चीज जरूर होनी चाहिए? उसके पास चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, और ये चार्ज पार्टिकल जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो हम उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम किसी भी मटेरियल को एक कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टिंग मटेरियल कह सकते हैं। सपोज ये एक मेटालिक वायर है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस मेटालिक वायर के अंदर हमको मालूम है क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मींस फ्री टू मूव, तभी हम इसे क्या कहेंगे? कंडक्टर। अब मेटल्स ही क्यों कंडक्टर कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कंडक्टर क्यों नहीं कहलाते? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं उनका एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है। आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और क्योंकि मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होगा उस पर न्यूक्लियस से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दूरी पर होने की वजह से फ्रीली मूव कर सकेगा। तो इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? रैंडमली। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली। रैंडमली मींस इन एनी डायरेक्शन, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बट हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर को हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए तैयार कर सकते हैं? आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया था? सोर्स ऑफ पावर। हमने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया था? बैटरी। जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे थे, क्योंकि ये बैटरी का कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये बैटरी का कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव। टुवर्ड्स पॉजिटिव। क्यों मूव करेगा? क्योंकि आपको पता है ये क्या सेट कर रहा है? ये सेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस।
याद आ रहा है कुछ आपको? पिछली वीडियोस में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। मैंने आपको 2 बीकर का एग्जाम्पल देकर बताया था, ए और बी, जिसमें मैंने सेम लेवल ऑफ वाटर लिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम दोनों बीकर में सेम लेवल ऑफ वाटर लेंगे, उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जब उनमें डिफरेंस क्रिएट होगा तभी एक बीकर से दूसरे बीकर के अंदर वाटर का फ्लो होगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था 2 बॉडीज का, जिनके टेम्परेचर मैंने आपको बताए थे कि सेम टेम्परेचर अगर 2 बॉडीज के होंगे तो बॉडी ए से बॉडी बी के अंदर करंट का फ्लो, टेम्परेचर का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर भी कंडक्टर्स के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होगा? जब हमने इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने क्या डिवाइस लगाया है यहाँ पर? बैटरी। बैटरी की जगह हम यहाँ पर और क्या यूज कर सकते थे? सेल। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसे हमने क्या कहा? V। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखा वैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और करंट की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज, रिमेंबर, I से डिनोट करते हैं हम करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है। मींस वी गॉट वन फैक्टर, हमें एक फैक्टर मिल गया है जिस पर करंट डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो I डिपेंड ऑन V। फर्स्ट फैक्टर। बट हमें मालूम है कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट, हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है। तो वो कांस्टेंट क्या है? इज इक्वल टू और V इज इक्वल टू IR, वेयर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस। सो हमने देखा कि 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर करंट डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर देखें तो हमारे पास जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आएगा V और I के बीच में किसी भी मेटालिक कंडक्टर के लिए, वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्यों आएगा? देखो, ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको देखिएगा। ये V is directly proportional to I, मीन्स जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर V इज इक्वल टू IR, मीन्स एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया, और ये कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम अभी डिटेल में सीखेंगे। रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अपोजिशन। अब ये किसका अपोजिशन करेगा वो जानने के लिए हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। उससे पहले ग्राफ देखिए। मींस जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे ही करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल पर कोई चीज इक्वली इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसके लिए हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो V और I का जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन।
So resistance is property of a conductor to oppose the flow of current. It is a property of conductor by virtue of which it opposes the flow of current. इसका सिंबल क्या है? R. Resistance is directly proportional to potential difference and it is inversely proportional to current. Means जितना ज्यादा resistance होगा उतना ही कम current होगा. SI unit of resistance is ohm. सिंबल होता है इसका ओम. अगर हमें रेजिस्टेंस को किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर शो करना हो तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे शो करते हैं? एक एंड बनाएंगे, ये सिंबल होगा किसका? रेजिस्टेंस का. अब हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. Factors on which resistance depends. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमने ले ली L. तो पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो है लेंथ. आप देख सकते हो यहां पर अगर ये कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त इनके बीच में आपस में कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे. मींस अगर ये लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो आप समझ सकते हो, जैसे कि एक रोड का एग्जांपल ले लेते हैं. बहुत लंबा रोड है, उस रोड पर आप इमेजिन कर सकते हो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही कोलिजन का चांस ज्यादा होगा और उतना ही आपके व्हीकल की स्पीड स्लो हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर कंडक्टर में देखो, यहाँ पर फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इनकी जब मूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तभी करंट हम इमेजिन कर सकते हैं. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का या फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस कंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है उसकी लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कोलिजन के. अब कोलिजन किससे होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ, ये वाला, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ तो आप इमेजिन कर सकते हो रास्ते में इसको और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स मिलेंगे जिसके साथ ये टकराएगा. और जब ये टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन. और ये किसको अपोज करेगा? करंट के फ्लो को. मींस जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा. सो ग्रेटर द लेंथ more will be the resistance. अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की. सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसको डिनोट करते हैं हम ए से, ऑफ कंडक्टर. तो अभी हमें पता चल गया एक फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो है लेंथ. लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. दूसरा फैक्टर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
मान लीजिए हम ले लेते हैं एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा है। रोड जितना ब्रॉड होगा उतना ही आसानी से आप उस रोड पर ड्राइव कर सकते हो। रोड जितना नैरो हो जाएगा उतना ही मुश्किल आपको उस पर ड्राइव करने में होंगी, क्योंकि कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, और जैसे ही कोलिजन के चांसेस डिक्रीज होंगे वैसे ही करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अगर हमें बढ़ाना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा देंगे। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारा बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी तक हमने दो फैक्टर्स देखे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का, और वो दो फैक्टर्स क्या हैं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब हम इसको हटाएंगे तो वी गेट अ कांस्टेंट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो है ये थर्ड फैक्टर है किसके लिए, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये थर्ड फैक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी। और इसको हम बोलते हैं रो। Resistivity or rho is the material ability of a conductor to oppose the flow of current। मान लीजिए हमने एक वायर ले लिया जो कि कॉपर का है और एक वायर ले लिया जो कि एल्यूमिनियम का है, दोनों का मटेरियल डिफरेंट हो गया। अब इसका लेंथ इज इक्वल टू इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या इन दोनों वायर का जो करंट है वो सेम होगा? नो, बिकॉज हर एक मटेरियल की जो एबिलिटी होती है, मटेरियल की जो एबिलिटी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज डिफरेंट। मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करती है। मींस कॉपर का अलग और एल्यूमिनियम का अलग। तो थर्ड फैक्टर ऑन विच द फ्लो ऑफ करंट डिपेंड और resistance depend on the third factor, that is resistivity. Clear to everyone? So इस रिलेशन से हम डिराइव कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, ये ए इधर चला जाएगा, आर ए अपॉन एल। क्योंकि हमें इसकी एसआई यूनिट डिराइव करनी है तो उसकी एसआई यूनिट डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, आर की यूनिट होती है हमें पता है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब यहां पर कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट ओम मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ रो और रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज click on the like button and don't forget to subscribe my channel.